हेलो दोस्तों, आप लोगों को आज बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लड के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना और समझने का प्रयास करना। यहाँ पे बहुत सारा मेन पॉइंट है। वो ब्लड हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंट दर्शाता है या क्या रोल निभाता है, तो इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। हमारे शरीर में जो ब्लड है वो कितना इम्पोर्टेंट है, या हमारे शरीर में जो ब्लड है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखना, केयर करना, पार्ट बाय पार्ट। समय की बचत के लिए ऑलरेडी नोट कर दिए, तो ध्यानपूर्वक देखना। तो यहाँ पे टॉपिक है ब्लड, यानी रक्त बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 2-4 पॉइंट ऐसा ही देख लेते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो होता है वो ब्लड पूरे शरीर में फैला हुआ है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्या चीज लेते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जाकर के फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में जाने के बाद शरीर के हर एक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया है। शरीर के हर एक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है हमें ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो यहाँ तो फेफड़ा मतलब फेफड़ा में ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे बोला गया कि ले जाएगा कौन? हर एक कोशिका के, हर एक माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो बोला कि पूरे शरीर में परिभ्रमण करने वाला कौन है? तो पूरे शरीर में परिभ्रमण करने वाला रक्त है। और उसी प्रकार से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़ा में आता है, फिर उसके बाद लंग्स, फिर उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन को करता है हमारे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया को जाकर के देता है। वही ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया उसको ऑक्सीजन को लेकर के यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो रक्त ले गया था और लौटा करके माइटोकॉन्ड्रिया को लाने का काम कौन करेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया को लौटा करके काम रक्त ही करता है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लौटा करके फेफड़ा में धर देना। फेफड़ा के काम में है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। इसी प्रकार से जैसे कोई मतलब सैनिक होता है, जैसे सियाचिन बॉर्डर बोला जाता है, तो वहाँ पे जो बहुत ऊंचा है वहाँ -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माना जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी मतलब सैनिक भोजन करता है तो भोजन का पाचन उतना अच्छा से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाता। इधर 10 रोटी दबाएगा तो उधर 2-3 रोटी खाएगा, एकदम पतला हो जाता है शरीर में। तो इसी प्रकार से ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से भोजन का पाचन न होता है। ऑक्सीजन न मिलने से, अच्छा ऑक्सीजन न मिलने से बीमारी भी फैलता है। तो ये इस प्रकार से ब्लड में दिक्कत होता है। तो आते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉइंट दर्शा दिए, इस पॉइंट को देखने का प्रयास करना। तो ब्लड बोलता है, ब्लड को हृदय को बोलते हैं हिंदी में। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड यानी गाढ़ा टाइप के होता है। ब्लड जो होता है वो गाढ़े पदार्थ होता है और गाढ़े रंग के होता है। तो गाढ़े रंग के होता है तो एक कौन ऊतक से? तो संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ये इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और बोला गया जो 7 से ऊपर जाएगा वो क्षारीय होगा, 7 से नीचे जाएगा वो अम्लीय होगा, 7 के बराबर होगा वो क्या चीज? लवण होगा, यानी न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे तो 7 से ऊपर है तो क्षारीय। तो ब्लड बोलेगा कि क्षारीय है। इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, 7.4। अब यहाँ पे स्वस्थ मानव आएगा तो उसमें कितना होता है? तो 5.5 लीटर या 5 से 6 लीटर भी हम बोल सकते हैं। तो मनुष्य में कितना? मेल में बोल रहे तो मेल में 5 से 6 लीटर होता है। तो इससे क्या पता चला? तो और भार के कितना होता है? 7% होता है। ऐसे समझाने के पर्पज से बोले कोई आदमी 100 किलो के है तो उसमें ब्लड की मात्रा कितना है? 7 किलो होगा।
तो यहाँ पे और देखेंगे तो महिलाओं में जो होता है ना वो पुरुषों के अपेक्षा आधा लीटर कम ब्लड होता है। महिलाओं में पुरुषों के अपेक्षा आधा लीटर कम ब्लड होता है। तो यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी, महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर कम ब्लड होता है। रक्त का निर्माण कुल भ्रूण यानी बच्चा अवस्था में 20 डर में होता है। मतलब भ्रूण अवस्था में जब छोटा भ्रूण मतलब छोटा बच्चा रहता है तो उसमें ब्लड का निर्माण कोची में होता है, मीसो डर में। लेकिन जब आदमी अयस्क हो जाता है, वयस्क अवस्था में आता है, वयस्क अवस्था को एडल्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और ऐसे नॉर्मल में हम लोग बोलते हैं यंग जवान को कोची बोलते हैं, वयस्क एडल्ट। तो वयस्क अवस्था में अस्थि मंजा में होता है, कोची में होता है, अस्थि मंजा। अस्थि मंजा कहाँ पे, अस्थि मंजा को इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो कहाँ था, जैसे चिकन यानी मुर्गा खाते हुए द लेग पीस देखा ना, द लेग पीस के अंदर जो मतलब लिक्विड भरा रहता है, जो झिल्ली रहता है, उसे अस्थि मंजा बोलते हैं। और अस्थि मंजा हड्डियों के बीच में कोची अस्थि मंजा पाया जाता है। वही अस्थि मंजा हमारे ब्लड को निर्माण करता है, ब्लड को निर्माण करने का काम करता है। तो इसी प्रकार से यहाँ ऑलरेडी बता दिए हैं, वयस्क मानव यानी जवान आदमी में रक्त का निर्माण अस्थि मंजा में होता है, बोन मैरो में होता है। रक्त पलिया तीली स्प्लीन में जमा रहता है, अर्थात इसे ब्लड बैंक बोलते हैं। समझो, जो हमारा शरीर में जैसे ब्लड है तो ब्लड का निर्माण मतलब वैलिडिटी, जैसे अस्थिमज्जा में ब्लड निर्माण हुआ, फर्स्ट स्टेप जब शरीर में ब्लड अस्थिमज्जा में निर्माण हुआ तब उसका मतलब वैलिडिटी 120 दिन तक होता है। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड निर्माण होता है उसका एज यानी जीवन काल 120 दिन तक होता है। 120 दिन के बाद वो क्या चीज खराब हो जाता है। तो खराब ब्लड को फिर खत्म करना चाहिए कि नहीं, तो उसको खराब को खत्म करने के लिए शरीर के बाहर ना निकाल के शरीर के अंदर ही खत्म कर देता है। वो कौन करता, तो स्प्लीन करता। स्प्लीन कहाँ होता है, तो हमारे पेट के लेफ्ट साइड होता है, बाएं साइड यहाँ पे स्प्लीन होगा, जिसको ब्लड बैंक बोलते हैं। जैसे कोई आदमी पैसा कमाता तो बैंक में जमा करता, एक्स्ट्रा रहता था ना, उसी प्रकार से हमारे शरीर में ब्लड अगर खराब होता है तो उसको कहाँ जाके जमा कर देते हैं, तो उसको शमशान बोलते हैं या स्प्लीन, जिसको पलिया बोलते हैं। तो ये लेफ्ट साइड रहता है। अगर कोई आदमी को छोड़ा इस साइड से भोगता है राइट साइड से तो आदमी नहीं मरेगा, और अगर लेफ्ट साइड से भोगता है तो ये स्प्लीन जाके फट जाएगा। स्प्लीन फटा तो मौत एकदम हो जाएगा। तो किसी को छुड़ा भुगवाना रहेगा तो किधर से भुगवाएगा, राइट साइड से, बोलना भगवाना रहेगा। तो यहाँ पे देखना, इसको ब्लड बैंक बोलते हैं। मतलब हमारे खराब ब्लड को जला करके राख कर देता है, शुद्ध कर देता है। कितना बढ़िया व्यवस्था है हमारे प्राकृतिक में, भगवान ने बनाया कि ब्लड खराब हुआ तो आराम से इसी में बाहर निकलने की कोई आवश्यकता ना, अंदर ही खराब हो जाएगा और बनेगा भी ब्लड। तो ब्लड आरबीसी क्या प्रदान करता, तो आरबीसी जो होता है ना वो शक्ति प्रदान करता है। हमारे पावर कितना अंदर है वो ब्लड पे डील होता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने रक्त संचरण की खोज किया, रक्त संचरण की खोज किया। याद कर लेना, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर 180 से 200 ग्राम होता है। कोलेस्ट्रॉल गढ़ापन को इंडिकेट करता है, मतलब कितना ब्लड तुम्हारा गढ़ापन है। रक्त को ब्लड को दो पार्ट में बांटा गया, एगो प्लाज्मा, एगो ब्लड कॉर्पस्कल्स या ब्लड सेल भी बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में हिंदी में रुधिराणु बोलते हैं। प्लाज्मा में जो ब्लड होता है वो 55 से 60% होता है, 55 से 60% ब्लड होता है काची में, प्लाज्मा में। और रुधिराणु यानी कॉर्पस्कल्स, ब्लड कॉर्पस्कल्स में 40 से 45% होता है। ये ब्लड कॉर्पस्कल्स को 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन है, तो आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। फिर प्लेटलेट्स होता है, थ्रोम्बोसाइट। और देखो आरबीसी को और किस नाम से जानेंगे, तो
एरिथ्रोसाइट से। आरबीसी को और किस नाम देंगे तो एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट बोलेंगे तो आरबीसी समझना। और फिर यहाँ डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी के ल्यूकोसाइट बोलते हैं। बोलेगा डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जानते हैं तो ल्यूकोसाइट से। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जानेंगे थ्रोम्बोसाइट के नाम से। तो एक दो नाम है, तो थ्रोम्बोसाइट बोले या प्लेटलेट्स बोले दोनों एक ही होगा। अब यहाँ पे रक्त प्लाज्मा के बारे में हम स्टडी करते हैं। रक्त प्लाज्मा क्या होता है तो रक्त प्लाज्मा जो होता है तो यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। रक्त का महत्वपूर्ण भाग को दर्शाने वाला कुछ बोलते हैं रक्त प्लाज्मा बोलते हैं। इसमें लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। जो रक्त होता है उसमें 60% भाग कुछ होता है प्लाज्मा होता है। और इसमें 90% जल, इसमें 90% जल होता है और 10% प्रोटीन होता है। 90% जल और 10% प्रोटीन होता है। तो इस प्रकार से और एक प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। और यही दोनों प्रोटीन की वजह से कुछ होता है खून का थक्का जमने में मदद करता है। खून का थक्का जमने में मदद कौन कौन प्रोटीन करता है तो खून को थक्का जमने में प्रोटीन फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन करता है। अगर खून का थक्का नहीं जमे तो उसे कौन रोग कहते हैं तो हीमोफीलिया रोग कहते हैं। हीमोफीलिया में तुम्हारा ब्लड है जो जमने करेगा तो ये हीमोफीलिया। हमारे शरीर के अंदर बताना, हमारे शरीर के अंदर कौन ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जो ब्लड को जमने नहीं देता तो हिपेरिन नामक प्रोटीन। क्या चीज हिपेरिन, यहाँ पे लिख देते हैं तो हिपेरिन नामक प्रोटीन। तो हिपेरिन नामक प्रोटीन जो होता है हमारे ब्लड को जमने नहीं देता। जब मान ले जाए कोई जहरीला सांप काटता है तो जहरीला सांप काटता है तो दो प्रकार के जहरीला सांप का होता है। एक न्यूरोटॉक्सिन, एक हीमोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन न्यूरॉन यानी पॉइंट को जबड़े को बंद कर देता है। तो एक न्यूरोटॉक्सिन जो रहेगा ना वो अगर काटेगा तो तुरंत मौत हो जाएगा। और एक हीमोटॉक्सिन यानी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड, तो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करे कौन हीमोटॉक्सिन। उसका रिचार्ज 3 घंटा तक रहता। 3 घंटा जहाँ जाना मन है वैद्य ही जाओ चाहे डॉक्टर ही जाओ, हम सलाह देते हैं डॉक्टर ही जाओ। वैद्य के क्या होता है तो यहाँ पर मान ले जाए 100 कैटेगरी का सांप होता है जिसमें में 4 गो जहरीला होता है और बाकी सब लिकोफिक होता है, जराओ चाहे कुछ कराओ उससे मतलब कोई नहीं। लेकिन 4 गो एकदम जहरीला होता है, इसका इलाज एकदम करना इम्पोर्टेंट होता है। और ले जाएगा तो जन्म करता है, बोल देगा हमने से ज़्यादा खतरनाक निकला, हमको हरा दिया इसीलिए हमारा मंत्र काम नहीं किया, तो उसका बहाना 75 होगा। इसीलिए अगर कोई जहरीला सांप काटता है तो डॉक्टर के पास जाओ, इंजेक्शन वो देंगे और पानी चढ़ाएंगे। पानी चढ़ाने से काची होता है तुम्हारा ब्लड जमने नहीं देगा। तो कोई भी सांप अगर जहरीला काटता है तो डॉक्टर के पास सरकारी हॉस्पिटल में एक इंजेक्शन रहता है, वो क्या चीज ब्लड को जमने नहीं देता। तो इस प्रकार से बंद करना, ओझा ये सब सोझा नहीं बिताएगा। आप पॉइंट पे तो यहाँ पे देख यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का जमने में मदद करता और विटामिन के कहता है रक्त को थक्का जमने, विटामिन के की कमी रहता तो रक्त के थक्का जमने ना देगा। और इसी प्रकार से सीरम आते, सीरम रक्त प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन और प्रोटीन निकाल लेता है। जैसे प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन अगर निकाल लेंगे, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेंगे तो कुछ ही बन जाएगा सीरम बन जाएगा। सीरम हल्के पीले रंग का होता है। ये बीमारियों के जांच करने में सीरम ही, जैसे ब्लड तुम्हें लिया तो सीरम के अकॉर्डिंग ही तुम्हें चेक किया जाएगा बीमारियों के कि बीमारी है कि नहीं है। तो अगर तुम्हारे शरीर से ब्लड लेता है तो सीरम के अकॉर्डिंग तुम्हारे बीमारियों को चेक किया जाता है।
ये हुआ सीरम का महत्व। अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में आते हैं, दोनों के बारे में। तो आरबीसी के पहले देखते हैं। ए रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, लाल रक्त कणिका बोलते हैं हिंदी में। तो लाल रक्त कणिका, ये आरबीसी हमारे शरीर में क्या योगदान देता है? तो हमारे शरीर में आरबीसी है जो शक्ति प्रदान करता है कि कितना ज़्यादा पावर है तुम्हारे अंदर। तो ये आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन तक होता है जीवन काल, 120 दिन। रुधिराणुओं में 90% आरबीसी पाया जाता है रुधिराणुओं में, यानी ब्लड कॉर्पसल्स में 99%। इसकी संख्या 5 लाख होती है, इसकी कुल संख्या 5 लाख होती है। इसका दूसरे नाम से कौन एरिथ्रोसाइट, यहाँ पे भी बता दिए कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इसका जीवन काल 120 दिन। इसका निर्माण कोची में होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और नष्ट कहाँ पे करता है? तो स्प्लीन प्लीहा में, जिसको तिल्ली बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कौन हीमोग्लोबिन की वजह से ये आरबीसी होता है जो लाल दिखता है, हीमोग्लोबिन की वजह से लाल दिखता है। इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? आयरन। तो आयरन इसमें धातु पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी के बारे में तो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं को या रक्त कोशिकाओं के सबसे बड़ी भाग को दर्शाता है। इसकी संख्या 8000 से 10000 के बीच होता है। 8 से 10000 के बीच डब्ल्यूबीसी का होता है। यह कलर कैसे होता है? तो श्वेत कलर के होता है। एक कहाँ? तो ये भी अस्थिमज्जा में निर्माण होता है। इसकी रिचार्ज यानी 4 दिन तक ही जिंदा रहेगा, फिर उसके बाद मर जाएगा। आरबीसी या डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। फिर इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ये बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये बताते हैं डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में क्या योगदान करता है। तो हमारे शरीर में कोई भी अगर बीमारी होता है तो बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान कौन करता है? ये डब्ल्यूबीसी करता है। जैसे हमें कोई बीमारी हुआ, उसका मेडिसिन खाए, ठीक कर दिया, और बाद में मेडिसिन के काम में खाया, कुछ पल के लिए तुम्हें ठीक करेगा, बाकी बाद में देखभाल कौन करता? तो बाद में देखभाल ये डब्ल्यूबीसी करता है। एक एड्स बीमारी होगा, एड्स बीमारी में कुछ होता है, ये डब्ल्यूबीसी मर जाता है। और डब्ल्यूबीसी मर गया तो तुम्हें सर्दी होगा, जीवन भर रहेगा। और ये भी देखा होगा कि अगर एक बीमारी हुआ शरीर में तो 1000 बीमारी आ जाता है। जैसे कोई शादी ब्याह में काट देता है, एक आदमी के देगा, उसके साथ 2 तो एकदम 100% आएगा, न तो 2-3 आ जाएगा, चलो ना साथ है। तो इसे क्या पता चला? ए के न्योता दिया, 2-3 आ गए। उसी प्रकार से शरीर में बीमारियां होता है। एक बीमारी आया तो 2-3 क्या कहेगा, न्योता देगा। और वो अगर बीमारी हो गया, कोई बीमारी हुआ तो जीवन भर रहेगा। ये बता, शरीर चल पाएगा तो उसका कोई इलाज ना। अगर हमारे शरीर में किसी मनुष्य को बीमारी कम हो रहा है, यानी डब्ल्यूबीसी उसके स्ट्रांग है। और जिस आदमी को बीमारी फटाफट होता है, यानी डब्ल्यूबीसी उसके कमजोर है। मजबूत कैसे करना? तो फिजिकल वर्क ज़्यादा करो। जो आदमी ज़्यादा फिजिकल वर्क करता होगा उसका बीमारी कम होता होगा। जो आराम से पूरे दिन बैठा रहता होगा उसका बीमारी बनाता होगा। तो इस प्रकार से आप क्लास को कुछ करते इन करते बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आए है, इसीलिए इसका कुछ करना, नोट डाउन करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्क्रीनशॉट ले लेना।